नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। हॉट टॉपिक विद हेमंत त्रिला। ये स्क्रीन पर हेमंत जी को जोड़िए फटाफट। स्वागत है हेमंत भाई आपका। कई दिनों से इंतजार था, निर्वाचन सदन में ममता बनर्जी के 10 सांसद जाएंगे तो ज्ञानेश कुमार उनको क्या मुंह दिखाएंगे, उनके सवालों का जवाब देंगे या नहीं देंगे। हमें तो ये भी इंतजार था कि लाइव टेलीकास्ट होगा। हो गया होता तो 2 घंटे पूरा देश देख लिया होता। लेकिन इस मीटिंग के बाद जो खबरें हैं उसमें निजी तौर पर मेरे लिए कुछ भी आश्चर्यजनक नहीं, क्योंकि हम तो इसके आदी हो चुके हैं। वही हुआ है ज्ञानेश कुमार जिसके आदी हो चुके हैं। अगर हम लोग अपने ठेठ देसी भाषा में कहें तो इसको कहते हैं कि चलो बैठ गए हैं, जितना बेइज्जत करना है कर लो, चले जाओगे थक के। 2 घंटे तक 10 सांसद सवाल पूछते रहे, तथ्य दिखाते रहे, लेकिन ज्ञानेश की जुबान नहीं खुली, बोलती बंद रही, सन्नाटा पसरा रहा। एक भी सवाल का जवाब नहीं आया 2 घंटे में। यहां तक कि बीएलओज की मौत पर जब पूरा नाम के साथ डिटेल रखा तो ज्ञानेश को खबर ही नहीं थी कि बीएलओ मर रहे हैं। आप कल्पना करिए, ये तो इंद्रलोक में बैठे इंद्र को भी पता होगा। वहां पर हालांकि यहां इस देश के चैनल नहीं चलते होंगे आज तक, कल तक, परसों तक, लेकिन फिर भी इंद्रलोक में बैठे इंद्र को खबर होगी। ये निर्वाचन सदन तो इंद्र के उस सुविधा संपन्न, सुख सुविधा संपन्न लोक से भी ज्यादा पैक है। लीक प्रूफ नहीं, ये खबर प्रूफ है, न्यूज प्रूफ है। यहां तक खबरें ही नहीं जाती, इसे पता ही नहीं है भाई। 2024 एक सवाल और था। सवाल ये था कि भाई, 5 सवाल अभी पूरा चर्चा करेंगे, लेकिन एक शॉर्ट पे खाली बता दूं कि आप ये क्यों कर रहे हैं, ये एसआईआर क्यों इतनी आपके लिए जरूरत लगी कि करना ही करना है। तो ज्ञानेश कुमार की तरफ से जवाब आया कि मतदाता सूची में बहुत सारी गड़बड़ियां थी, उसको सुधारना है। तो ये एक्सेप्ट कर लेना कि मतदाता सूची में बहुत गड़बड़ियां हैं और उनकी गिनती हजार में नहीं है, उनकी गिनती लाख में, और लाख में भी नहीं है, अगर पूरे देश में देखें तो उनकी गिनती करोड़ में है जो गड़बड़ियां हैं। तो करोड़ों गड़बड़ियों के साथ जो मतदाता सूची है, उस मतदाता सूची से हुआ लोकसभा चुनाव 2024 का, फिर तो वो भी अवैध हुआ। फिर तो इस देश में एक अवैध सरकार है, एक अवैध प्रधानमंत्री है। ज्ञानेश कुमार चुनाव आयोग के दफ्तर में बैठे बैठे खुद को ही फंसा लिए। एक तो चुप रहे, मुंह खोले तो फंसे, क्योंकि जिसके पास कुछ भी सच नहीं है वो मुंह खोलेगा तो फंसेगा ही। हेमंत भाई, झूठ कहां तक? झूठ में तो खाली थथरई होती है कि हम बोल रहे हैं, तुम मानो ना मानो, हमारा बिगाड़ कुछ नहीं पाओगे, बस इसी लेवल तक का है। खैर, अब ये सब सवाल जवाब हमारा, आपका, हेमंत जी का, भाव का, आप लोग सुन रहे हो, दर्शकों तक जा रहा है। पता नहीं ये जाएगा कि नहीं जाएगा 4-6 महीना बाद, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में सूर्यकांत का पदार्पण हो चुका है और सरकार को कहा गया है कि अब कंटेंट पे मॉनिटरिंग करिए। आप लोग ऐसा कुछ व्यवस्था बनाइए कि जो वीडियो हम लोग बनाते हैं वो पहले वीडियो को अप्रूव करेगा कि हम कहीं देश में गड़बड़ी तो नहीं फैला रहे हैं, सोरोस के फंड पैसे से तो नहीं पत्रकारिता कर रहे हैं, चीन तो हम लोग को नहीं पत्रकारिता करने के लिए पैसे दे रहा है, एक आध प्लॉट प्लॉट तो हमारा भी नहीं संघाई में है, बीजिंग में है कहीं। ये सब पहले चेक होगा तब वो वीडियो जाएगा। अब आप कल्पना कर लीजिए कि न्यूज लॉन्चर का तो फिर एक भी वीडियो परमिशन नहीं मिलनी है, एक को वीडियो नहीं परमिशन मिलनी है। हाँ, क्योंकि सारे वीडियो, ये सब वीडियो मानव को बदनाम कर देंगे, देश में माहौल खराब कर देंगे, देशद्रोहियों का वीडियो कैसे चलेगा। खैर, आते हैं खबर पर, वो जब दिन आएगा तब का तब देखा जाएगा। आज ही इसका है, अब तो और रफ्तार बढ़ा देनी है हमें। चलिए, वो दिखाएंगे, वो खबर पे हम आएंगे, अलग से उस खबर को आपको दिखाएंगे। लाइए अभी ये खबर लाइए। टीएमसी डेलीगेशन मीट्स फुल बेंच ऑफ इलेक्शन कमीशन एमिड रो ओवर एसआईआर इन वेस्ट बंगाल। टीएमसी डेलीगेशन मिला। नेक्स्ट, टीएमसी डेलीगेशन मीट्स ईसी डिस्कसेज एसआईआर कंसर्न्स इन वेस्ट बंगाल।
नेक्स्ट, चलिए खाली खबर देखिए बस। एसआईआर मुद्दे पर चुनाव आयोग से मिले 10 टीएमसी सांसद। डेरेक ओ ब्रायन बोले ईसीआई के हाथ खून से रंगे। हमने 5 सवाल पूछे, जवाब नहीं मिला, एक को जवाब नहीं मिला। अब इस मुलाकात के बाद जो बाहर पत्रकारों के सामने ब्रीफिंग की, शॉर्ट ब्रीफिंग की, उसमें से थोड़ा आपको सुनवा देते हैं। जो मैंने कहा है वही बातें हैं, लेकिन ये मेरी जुबान में था, एग्जैक्ट आप जो बैठे थे उनकी जुबान में सुनिए। पहले महुआ मोइत्रा को, अंग्रेजी में है लेकिन सामान्य अंग्रेजी हम भी समझ जा रहे हैं तो आप लोग भी समझ जाएंगे। पहले महुआ को For waiting, as my senior colleague Derek mentioned, we had a 2-hour meeting. But the main point of the meeting, which we started off with giving them a list of the 39 plus 1, 40 people, of which 18 were BLOs whose deaths have been completely directly linked to the SIR process. We were met with complete surprise on the part of the election commissioner, who actually said that these were allegations, and it seemed as though the election commission had no idea that these people had died in Bengal, which is to our great surprise, that the DO office in West Bengal seems to have no idea, and certainly the CEC claimed to have no idea of these deaths of the BLOs as a result of SIR process in West Bengal. Then we moved on to the 5 questions. The 5 questions are very relevant. And the first question, as Shatabi said in Bengali, I will mention, is if it is indeed that you are trying to weed out infiltrators. You started off Bihar by saying it's to weed out non-citizens. What was the number of non-citizens that you came out as a result of the SIR process in Bihar? What was that number? You said it was lakhs and lakhs and lakhs. We do not know of even one non-citizen which was documented in the press media or in online media about non-citizens in the state of Bihar. Similarly, in Bengal, if infiltration is the issue, other states such as Tripura and Meghalaya share a border with Bangladesh. If you're talking of Rohingya infiltration, other states apart from Bengal share a common border with Myanmar. Why is SIR not being done there? Most important, in Assam, why is only a special revision being done and not a special intensive revision? It's because Bihar was only the trial and Bengal is the asli picture. The second point is that you keep talking about cleaning up of the electoral rolls, and the ECI says by its own admission that the previous electoral rolls are not trustworthy. If that's the case, then the entire Lok Sabha should be dissolved. Previous electoral is not trustworthy. सोचिए, जब वो भरोसे लायक नहीं था तो ये सरकार कैसे भरोसे लायक हो गई? ये फर्जी जनादेश हुआ, फिर तो ज्ञानेश कुमार के ही शब्दों में हुआ। एक जरा छोटी सी क्लिप है, जरा वो भी सुनवा दीजिए, जिसमें 5 सवाल की बात है कि एक भी जवाब नहीं आया। At the end of his sharing, we heard him out, and then we said, we did not get an answer to any of our 5 questions. That is the outline of this, what happened. I now would like to introduce you already know them. Deputy Leader in Lok Sabha, Shatabdi Roy. ये पहले उन्होंने बोला था जो है ब्रायन साहब ने, फिर शताब्दी राय और महुआ मोइत्रा आई। उन्होंने बताया एक भी 5 सवाल में एक भी का जवाब नहीं आया है पहले। लेकिन हम चलेंगे वो अवैध चुनाव पे बाद में बात। मुझे सबसे आश्चर्यजनक लगा कि ज्ञानेश कुमार को पता ही नहीं है कि देश में बीएलओ मर रहे हैं। ये तो बंगाल की बात हुई, मान लिया आगे अखिलेश यादव बताएं या कोई भी कहे नहीं कहाँ मरे, हमें नहीं जानकारी है। ये कैसे संभव है हेमंत भाई? कोई जानकारी नहीं है, मर गए? अच्छा, कैसे भैया, कब की बात है? आशीष भाई नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को भी। देखिए, नया भारत है, इसमें आप एक तो हैरान मत हुआ कीजिए। आपको पता है सुप्रीम कोर्ट में जो जज साहब थे, अभी तो वो बहुत बड़े वाले हो गए हैं, उन्होंने क्या कहा था कि राहुल गांधी नेता का नाम नहीं लिया था, बोला किसी भी पक्ष के नेता की प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने नहीं देखी। याद होगा ना आपको? बिहार चुनाव से एक दिन पहले हरियाणा की वोट डकैती का पूरा खुलासा किया था, और फिर उस पर जब सुप्रीम कोर्ट में कोई और चर्चा चल रही थी तो एक वकील ने मेंशन किया कि राहुल गांधी ने सारा एक्सपोज किया है। तो जो तत्कालीन जज साहब थे सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने कहा कि हमें तो इस किसी बात का पता नहीं। तो जब सुप्रीम कोर्ट में बैठे जजों को देश की सबसे बड़ी इवेंट का नहीं पता, तो बेचारे ज्ञानेश गुप्ता को तो और काम बहुत है, उनको कहां पता होगा कि बंगाल के अंदर इस तरह। तो उन्होंने क्या कहा कि ये जो आप आरोप लगा रहे कि जो 40 की लिस्ट दी मृतकों की, उस पर उन्होंने कहा कि साहब ये तो केवल आरोप है,
आरोप है, स्टेब्लिश किया जाना बाकी है। तो स्टेब्लिश होता रहेगा, कौन सी जल्दी है, पहला काम तो एसआईआर का है ना भाई। ट्रायल वहां किया है तो अब इसको स्टेब्लिश भी तो वैलिडेट भी तो करना है बंगाल के अंदर, तो वो मुख्य काम है, उस पे लगे हुए हैं। देखिए आज की मीटिंग आशीष भाई अद्भुत मीटिंग थी, अद्भुत। क्यों कह रहा हूं मैं ये बात? 2 घंटे मीटिंग चली, 12 बजे से मीटिंग थी, आपको पता है। पहली 40 मिनट अनइंटरप्टेड, बिना चुनाव आयोग के एक भी शब्द के इंटरफेरेंस के 40 मिनट तक जो धज्जियां उड़ाई है। 10 एमपी गए थे तृणमूल कांग्रेस के, और ऐसी धज्जियां उड़ाई के बगले झांकते रहे वो, सिट्टी पिट्टी गुम, किसी बात का कोई जवाब नहीं। पहले जो जो 40 लोगों की मृतकों की लिस्ट दी उसके ऊपर फंसे, फिर उन 5 सवालों के ऊपर फंसे। तो हालत ये थी कि किसी का जवाब नहीं था। जब सारे बोल चुके उसके बाद उन्होंने कुछ छिटपुट स्पष्टीकरण देने की कोशिश की, जो हमेशा वेग होते हैं। तो सांसदों ने कहा कि नहीं, यू कम्स ऑन द स्पेसिफिक पॉइंट्स दैट वी हैव रेज्ड। हवाई फायर मत कीजिए, हमने आपको स्पेसिफिक लिस्ट दी है मृतकों की और 5 सवाल लिखित में दिए, इस पे बात कीजिए। तो उसके बाद ज्ञानेश गुप्ता क्या कहते हैं, और पूरा 2 घंटे तक, पूरी 2 घंटे तक मीटिंग चली। और इस सारे खेल में आप एक चीज देखिए, शुरुआत होती है कि पहला ओपनिंग सेंटेंस ये था कि आप यहां बैठे हैं और आपके हाथ आपके ही कर्मचारी यानी कि बीएलओ के खून से सने हुए हैं। आप सोच सकते हैं कि कितनी ऑफेंसिव भाषा है, सीधा सीधा मुख्य चुनाव आयुक्त और दोनों चुनाव आयुक्तों के सामने मुंह पर यह बात कही जा रही है। अभी तक किसी ने नहीं कही थी। तो इसके लिए हिम्मत भी चाहिए। और ये अभी आपने ट्रेलर देखा है, आज ये मैं बता रहा हूं आपको, 2 घंटे का जो आपने देखा, ये ट्रेलर है। इसकी पिक्चर आपको सोमवार को संसद में दिखेगी। क्यों? उसका कारण देख लीजिए। क्या क्या होता है संवैधानिक संस्थाओं में, एक प्रोटोकॉल क्या है। पहले स्टेट के चीफ इलेक्शन अफसर से बात करने की कोशिश की गई, फिर मुख्य चुनाव आयुक्त से बात करने की कोशिश कर ली गई, मिल ली। सुप्रीम कोर्ट के अंदर ऑलरेडी पिटीशन पेंडिंग है एसआईआर के ऊपर वेस्ट बंगाल सरकार की, उस पर 9 तारीख की हियरिंग रख दी है, जिस दिन ड्राफ्ट लिस्ट आ गई। सोचिएगा। तो अब क्या जरिया बचा है तृणमूल के पास कि केवल संसद के अंदर ये मांग करेंगे बात करो, वो कहेंगे सुप्रीम कोर्ट के अंदर सब जुडिस मामला है और आप चुनाव आयोग में जाइए, इधर उधर जाइए, और हंगामा होगा, ना संसद चलेगी। यही सरकार चाहती है। क्यों? अगर संसद चली तो बिहार के सवाल उठेंगे, बिहार की सारे के सारे तार खुल जाएंगे। मोदी का जो खुद का चुनाव है वो कैसे वैध है और बाकी सारे स्टेट्स के अंदर जो वोटर लिस्ट है वो अवैध है, सवाल तो ये भी आएगा। तो इस पे कैसे चर्चा होने देंगे? तो सीधा सा तरीका एक मान के चलिए कि जो ये आज बिल्डअप देखा आपने चुनाव आयोग में, ये ट्रेलर है। इसकी पिक्चर आपको मंडे से दिखाई देगी संसद के अंदर। विपक्ष कहेगा चुनाव चर्चा कराओ, एसआईआर पे कराओ, पूरी चुनाव प्रक्रिया पे कराओ, हरियाणा का जिक्र उठेगा, वो चर्चा कराएंगे नहीं। जय हिंद जय भारत, संसद चलेगी नहीं, यही सरकार चाहती है। क्यों संसद चलेगी? ये सारे सवाल। उसके बाद जिस तरीके से इंडियन जो अपनी करेंसी है उसको डाउनग्रेड कर दिया गया है, उसके बाद जिस तरीके से हमारे जी क्या है कि इसकी आड़ में बहस ही मत होने दो, वही हमेशा करते हो। कभी चाइना पे चर्चा हुई हो, कभी चाइना ने अरुणाचल को अपना हिस्सा बता दिया, उसके ऊपर कोई चर्चा हुई हो, किसी मुद्दे पे कोई चर्चा सरकार को नहीं कराई। सरकार हमेशा ही इन मामलों से बचती है। तो विपक्ष एसआईआर पे हमला करेगा, वो संसद में चलने देंगे, बात ही खत्म। तो ये नया बिल्डअप है, ये प्रील्यूड है। इसलिए मैंने कहा सीधी सी बात, जिस बात को मैं और आप लगातार बात कर रहे हैं, सारे साथी एक बात कह रहे हैं कि भाई जो स्टेट्स के अंदर वोटर लिस्ट को आप कह रहे हैं कि इसमें गड़बड़ है, विदेशी है और इसको हमें नए सिरे से करना पड़ेगा, फिर मोदी का चुनाव वैध कैसे हुआ? ये तो ओपनिंग सवाल था। इस पे सिट्टी पिट्टी गुम पूरे चुनाव आयोग, क्या जवाब देंगे? सिर्फ 5 सवाल तब कराते ना। हेमंत, आज ऐसा संक्षिप्त में एक बार 5 सवाल करके दर्शकों को क्लियर रहने होगा कि भाई सवाल क्या था जिसका जवाब नहीं दिए। तो 5 सवाल संक्षिप्त में एक बार दर्शकों को वो भी आप जरा बताइए। नहीं, सबसे पहले तो यही था कि जो ये डेथ्स हो रही है जिस तरीके से बीएलओज की, इसके ऊपर आपका क्या कहना है? ये टाइम प्रेस जितना है और इसमें 1 महीने के अंदर ऐसी क्या मजबूरी है, आप किस मंशा के साथ कर रहे हो? सवाल नंबर 1 ये था जो वर्बल डिस्कशन में आया। उसके बाद जो बात हुई कि जो मैंने आपको अभी कहा कि विदेशियों की बात कर रहे हैं आप, घुसपैठियों की बात कर रहे हैं। घुसपैठिए बिहार में कितने, तो पहले तो वो बता दीजिए। और अगर हमारा बॉर्डर बांग्लादेश से मिला हुआ है तो बाकी स्टेट्स के बॉर्डर भी मिले हुए हैं। और आप जो है वहां पर एसआईआर क्यों नहीं करा रहे इसी स्पीड के साथ? और असम के अंदर तो एसआईआर करा ही नहीं रहे आप, वहां तो इंटेंसिव रिवीजन करा रहे हैं जो कि रूटीन में ही होती है ऐसा। तो वहां पर ऐसा क्या? तो उसमें डिफरेंशिएशन क्यों है? ये सवाल था कि वहां पर क्यों, बंगाल में इतनी जल्दी में क्यों और वहां पर क्यों नहीं, और वहां पर इंटेंसिव रिवीजन क्यों, सारी क्यों नहीं। उसके बाद सवाल पूछा गया कि भाई
जब अगर ये वोटर लिस्ट से अब संदिग्ध है, अब अवैध है, तो मोदी के चुनाव में ये वैध कैसे थी? तो मोदी का चुनाव तो अवैध हुआ, फिर इसके ऊपर बगले झांकनी थी। तीसरा ये कहा कि आपने बिहार के अंदर कराई, घुसपैठियों का नाम लिया, तो उस पर ये बता दीजिए जरा कि वहां कितने घुसपैठिए निकले। सवाल तो बनता है, आज तक तो जवाब दिया नहीं, पूरा चुनाव भी हो गया बिहार का, ये सवाल पूछा गया। उसके बाद ये पूछा गया कि जो ममता बनर्जी ने चिट्ठी लिखी मुख्य चुनाव आयुक्त को, कि जब हमारे पास सारे के सारे अपने डेटा एंट्री ऑपरेटर हैं, हमारे पास जो आपका सॉफ्टवेयर के वो होते हैं डेवलपर्स, वो सरकार के पास है, तो बाहर से आप इंडेंट कैसे कर सकते हैं उसका कैसे वो आपने जारी कर दिया, ठीक। और उसके बाद ये कि जब सरकारी उस पर जगह पर सारी वोटिंग्स होती रहती है लगातार, आज तक होती आई है, तो प्राइवेट बिल्डिंग्स के अंदर, प्राइवेट टाउन के अंदर जो होती है होम सोसाइटीज, हाउसिंग सोसाइटीज, इनके अंदर आप कैसे वोटिंग करा सकते हैं? तो ये सारे ब्रॉडली सवाल थे जिनके ऊपर चुनाव आयोग के पास बगले झांकने के अलावा, और जैसे होता है ना फंबल करना, फंबलिंग के अलावा उनके पास कोई चारा नहीं था, क्योंकि इन चीजों का तर्कपूर्ण जवाब है नहीं। आप खुद बताइए ना, चुनाव आयोग जब इंटेंसिव रिवीजन एसआईआर करा रहा है, तो फिर दो देश की जो लोकसभा चुनाव के लिए वोटिंग लिस्ट थी वो वैध कैसे हुई? इसका कोई जवाब तो दे। यही सवाल तो हम आपसे जिस दिन एसआईआर 24 जून को हुई थी, पहले शो का पहला सवाल हमारा क्या था कि अब ये क्यों, और लोकसभा से पहले क्यों नहीं? सवाल तो ये था ना जी। तो इन सारे सवालों पे, ये सारे सवाल थे आज, और इस पे अलग अलग प्रतिनिधि, और उसमें देखिए कमाल क्या था, इसका पूरे कार्यक्रम का बिल्डअप देखिए। 4 दिन पहले हमने शो किया था, उस दिन क्या हुआ था कि डेरेक ओब्रायन जो राज्यसभा में नेता है तृणमूल के, उन्होंने चिट्ठी लिखी कि हम 10 सदस्यीय डेलीगेशन आना चाहते हैं आपके पास, आप हमें समय दीजिए। चुनाव आयोग ने क्या जवाब दिया था कि 5 लोग आ जाइए, पार्टी का नॉमिनेटेड प्रतिनिधि और 4 अन्य। इन्होंने कहा कि हम 5 नहीं आएंगे, हम 10 आएंगे, और वही 10 पर फाइनली गए भी, और चुनाव आयोग कुछ नहीं कर पाया। तो यहीं से आपको दिखता है, आज भी चुनाव आयोग रोक लेता ना, जब 24 पार्टियों का डेलीगेशन, याद आपको जब गए थे सारे, जयराम रमेश को बाहर बिठा दिया था, क्या कह करके कि हमारे पास इतनी सीटिंग कैपेसिटी नहीं है। 400 जर्नलिस्टों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं चुनाव आयोग, नीचे जब कार्यक्रम घोषित करते हैं तभी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, तो वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस तब हो सकती है, लेकिन 10 डेलीगेट से या 22 पॉलिटिकल पार्टी के लीडर से नहीं मिलेंगे। तो ये इनका एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बन गया है, ये कि ये इसी तरीके से सबको हाँकते हैं। लेकिन ये तृणमूल है भाई साहब, उधर ममता बनर्जी जो टिप्पणी है, सड़क से लेकर के रैलियों से लेकर हर चीज में, और यहां पे अब ये कर दिया, अब संसद में लड़ाई होगी, भाजपा को भागने का मौका मिल जाएगा। ये सारी चीजें ये दिखा रही है कि सारे के सारे इंस्टीट्यूशंस एक जेन्युइन सवालों के ऊपर कैसे अपंग होकर के सरकार का मुख ताकने को अभिशप्त है, इसके अलावा कुछ नहीं। अच्छा, कल आपको खबर है उसकी चिट्ठी? मैंने तो खोजी भी, मुझे तो नहीं मिली। कल ये आज की मीटिंग के लिए 5 दिन से चल रहा है ना कार्यक्रम, 5 दिन 6 दिन हो गया कार्यक्रम चलते हुए। डेरेक ओब्रायन की चिट्ठी, फिर इधर से चिट्ठी, फिर उधर से चिट्ठी, होते होते आज आखिरकार मुलाकात हुई। हालांकि बात कुछ नहीं हुई, खाली मुलाकात हुई। लेकिन कल आपको मालूम है, कल भाजपा के अमित मालवीय समेत जो है 5 लोग पहुंचे थे निर्वाचन सदन में, बंगाल के ही चुनाव पे गए थे। और अमित मालवीय के अलावा जो बाकी 4 सांसद थे, बंगाल के सांसद थे, सब गए। उनका कोई, मैं ढूंढ रहा था कोई कि उनकी होता है ना कि हम आपसे मिलना चाहते हैं, तो चुनाव आयोग ने टाइम दिया, कोई चिट्ठी उट्ठी नहीं। लगा ससुराल है, चलो यार दरवाजा खटखटाओ। तो उनको अपॉइंटमेंट की कहां जरूरत है भाई साहब, वो तो अपॉइंट करते हैं, गणेश गुप्ता के एम्प्लॉयर है, कमाल कर दिया आपने। इतना भी आशीष भाई आप नहीं समझ रहे भाई, दफ्तर अलग अलग है कहने को, केवल यही बचा है बस। आप मत कहलवाइए, मेरा मुंह मत खुलवाइए, दफ्तर अलग है बस। अंधेरे के बाद क्या होता होगा मुझे नहीं पता। कोई कमी बची है क्या? आप जो लोग, तृणमूल के लोग डॉक्यूमेंटेशन के साथ आपसे 5 दिन से मिलना चाहते हैं, उसको तो आप 28 तारीख का समय देते हैं। उन्होंने कौन सी अपॉइंटमेंट मांगी थी, वो चिट्ठी तो दिखा दीजिए, कब मांगी थी, क्या इश्यूज थे बताओ ना। चिट्ठी जारी करो, इन्होंने करी ना जारी, बाइट दिया ना, उनसे नहीं करवाओ। वहां तो ये है कि ममता बनर्जी चिट्ठी लिखती है गणेश गुप्ता को, और जवाब कौन देता है? आपने खुद ही तो दिखाया मुझे, ट्विटर पे सारे दर्शकों को दिखाया कि बीजेपी फॉर बंगाल जवाब देती है। कमाल कर दिया आपने। इसके बाद भी आपको कोई शक बचा है क्या? ये एम्प्लॉयर है भाई साहब। अगर ये एम्प्लॉयर ना होते तो चीफ जस्टिस बैठ जाते ना कॉलेजियम के अंदर नए चुनाव आयुक्त की नियुक्ति में। सुप्रीम कोर्ट ने तो कहा ही था, क्यों हटाया?
और उसके बाद भी ज्ञानेश गुप्ता जी लगे हैं, तो आप समझ नहीं रहे बात को। अच्छा, उसके बाद भी आप सोच रहे हो अमित मालवीय अपॉइंटमेंट मांगेंगे, कमाल कर दिया आपने। आप पुराने चुनाव आयोग की बात कर रहे हैं। ज्ञानेश गुप्ता अपने मुंह से कह चुके हैं 22 पॉलिटिकल पार्टियों को कि ये नया चुनाव आयोग है, ये नए अंदाज में चलता है। और वो नया अंदाज आपको एसआईआर में दिख रहा है। वो नया अंदाज आपने मध्य प्रदेश में देखा, छत्तीसगढ़ में देखा, हरियाणा में देखा, दिल्ली में देखा, महाराष्ट्र में देखा, बिहार में देखा, अब वेस्ट बंगाल की तैयारी है। इतनी सी तो बात है। तो कोई नई प्लान ऐसी होगी जो डिस्कस करनी होगी, और क्या इसके अलावा बताइए। उसके लिए आपको बता के जाएंगे वो, ये कैसे संभव है। अपने दफ्तर जा रहे हैं, अगले उनका एम्प्लॉई है तो चलेंगे, ठीक है, क्या बात हो। चलिए, अच्छी बात है। ये नया भारत है, ये नया चुनाव आयोग है। एक जगह पे नहीं अभी कोई बोला है, आगे बोल देगा तो उससे पहले मैं बता दूं ये नया सुप्रीम कोर्ट है। आपको पता है कोलेजियम भी हो सकता है कुछ दिन में जाए। एनजेएससी पर ले लिया ना याचिका, उस पर दोबारा से जो है विचार करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कल एक्सेप्ट कर ली याचिका, उस पर दोबारा सुनवाई करने के लिए सूर्यकांत जी करेंगे। तो नया सुप्रीम कोर्ट भी है यहाँ पर। जिस दिन गवई साहब का रिटायरमेंट हुआ है उस दिन देखिए मैं इस चर्चा को नहीं लाना चाहता हूं बार बार कि अपने उस पर, लेकिन इसी कार्यक्रम में मैं सोच रहा हूं दिखाई दूं। इसमें जिस दिन गवई साहब रिटायर हुए हैं उसी दिन उन्होंने उसी दिन एक इंटरव्यू में कहा कि जो ये चल रहा है सोशल मीडिया, इस सोशल मीडिया में बहुत हेट स्पीच है। हालांकि ये हम स्वीकार कर रहे हैं, जितना वो जानते हैं उससे ज्यादा हमको पता हेट स्पीच है। हम कंटेंट लाते हैं, हम खबर लाते हैं, लेकिन हेट कितना है वो गालीबाजों को देख के पता चल जाता है। लेकिन क्या क्राइटेरिया क्या है हेट स्पीच का, वो उनका इशारा जो है, उनका इशारा और बाकी सबका इशारा है कि जो यूट्यूब चैनल्स चल रहे हैं उधर उनका इशारा है। और उनको एक जो है एक स्वायत्त नियामक संस्था बनाया जाए जो उनको रेगुलेट करे। उसमें पत्रकार रखे जाएं, न्यायपालिका के लोग रखे जाएं। तो अब आप समझ लीजिए, मैं ऐसे ही बता देता हूँ, जैसे मुझे मान लिया मोदी जी अवसर दे कि किसको बनाना है, तो भाई हम वैसे बताएंगे ना जिससे मोदी जी खुश हों, मुझे कुछ सिक्के मिले। तो मुझे बनाना होगा तो मैं न्यायिक क्षेत्र से उसमें चंद्रचूड़ को ले लूंगा, रंजन गोगोई को ले लूंगा, ये बहुत बेहतर रहेंगे। उसके बाद पत्रकारिता से लेना होगा तो सुधीर चौधरी को ले लेंगे, अर्णब गोस्वामी को ले लेंगे। महिला प्रतिनिधित्व भी चाहिए तो अंजना ओम कश्यप, चित्रा त्रिपाठी और रूबिका लियाकत को ले लेंगे। ये लोग तय करेंगे कि यूट्यूब पर कौन क्या चलाएगा, आशीष चित्रांशी क्या चलाएगा, अशोक वानखेड़े, हेमंत अत्री या रवीश कुमार। ये सब जो है हमारे जो भी मतलब साथी हैं, अनुज हैं, अग्रज हैं, ये सब क्या चलाएंगे ये फिर ये लोग तय करेंगे। हो सकता है गवई जी को भी रख ले अभी, क्योंकि वो ताजा ताजा जान रहे हैं सोशल मीडिया के बारे में, जानकारी है। और मैं अगर मुझे और छूट मिले कि रिटायर्ड के बजाय वर्तमान में भी लेना है, तो एक वो है बागची है, बागची तो मैं जरूर रखूंगा क्योंकि उनको पता है व्यूज कैसे आते हैं। और ये क्लिप मैं काट करके कहता हूं कि जाओ बंद करवा दो यूट्यूब। ये क्लिप चंद्रचूड़ बागची अगर हमारे दर्शक में किसी की इतनी पहुंच है तो पहुंचा दे। और भक्तों को भी कह रहा हूं, बात चुनाव आयोग की थी, यहां भी कर रहा हूं, ये क्लिप काट के और चंद्रचूड़ को, गवई को, बागची को, सूर्यकांत को, सबको पहुंचवा दो। ये जो है ये कानून ला करके, अगर ये फांसीवादी कानूनों से आवाज बंद करने की कोई आपकी मंशा है तो आप खुशफहमी में हो। दुनिया में हिटलर जैसा और मुसोलिनी जैसा फांसीवादी उखड़ गया, नहीं टिक पाया। नहीं तो उसको जिस जैसे वो सब फांसीवादी थे वो अनंत काल तक शासन करते ना। इंसानियत में, इस मानव सभ्यता में फांसीवाद की उम्र ही बहुत छोटी है। तो ऐसे की जुबान यार क्लियर कट करिए आप। ये जो गोल मटोल लोग बोलते हैं, मुझे हेमंत जी उससे और दिक्कत होती है। ये भी कह रहा हूं, ये भी सुन लीजिए गौर से, न्यायपालिका के लिए कह रहा हूं, ये क्लियर कट कहो। आपको किससे हेट स्पीच, कौन वो हेट स्पीच बंद करवाओ ना, नरसिम्हानंद जो बोलता है, यति नरसिम्हानंद, अब्दुल कलाम को जिहादी बोलता है, वो बंद करवाने की आपकी मंशा है।
वो जो रघुराज सिंह साक्य योगी आदित्यनाथ का मंत्री है, जो ऑन कैमरा बोलता है कि इस देश की सारी मस्जिदों पर ताले लगवा दूं, वो बंद करवाना चाहते हो। वो बंद करवाना चाहते हो जिसमें इस देश का प्रधानमंत्री मंगलसूत्र और भैंस की बात करता है, वो बंद करवाना चाहते हो। या हमारी आवाज बंद करवाना चाहते हो जो उन खबरों को दिखाते हैं जो खबरें इस देश की मीडिया दबा देती है, क्योंकि आका उसका नहीं चाहता है, उसका बाप नहीं चाहता है कि वो खबरें जाए देश में, और हम दिखाते हैं। तो ये तय करिए, ये गोल मोल नहीं, दाएं बाएं नहीं चलो, न इधर की उधर की बात कर। तो ये बता कि क्या लूटना चाहता है मेरे काफिले में, क्या लूटना चाहता है, तो ये बता। खबरों का कारवा लूटना चाहता है, अफवाहों की महफिल जमाना चाहता है, तू ये बता, तू बता। नहीं तो घर घर जाकर के, बहुत लोग जो जानते हैं, घर घर जाके, अब नहीं यूट्यूब होगा ना, दरवाजे दरवाजे जाएंगे, कहेंगे 11 रुपया दो, 15 मिनट हमारी बात सुनो। यूट्यूब नहीं पैसा देगा ना, 11 रुपया दो, चाहे जाएंगे कहेंगे एक टाइम भोजन कराओ और घर ले जाने के लिए शाम का दो, जैसे पहले दक्षिणा लोग मांगते थे। कि हमारे घर वालों के लिए, बीवी बच्चों के लिए खाना दो, पैक कर दो, हमको खिला दो, और 10 लोगों को बुलाओ, यहीं पे हम आधा घंटा प्रवचन करेंगे। इसके बाद क्या करोगे? जेल में डाल दोगे। चलो देखते हैं। विषयांतर था, लेकिन बहुत जरूरी है, देखिएगा। और ये बहुत दिन से आशंका, हम लोग पब्लिकली नहीं कहते हैं, बहुत दिन से आशंका थी कि बिहार चुनाव होगा। हेमंत जी कई बार ये भी कहते थे हमसे कि भाई साहब बिहार चुनाव हो जाएगा तो उसके बाद देखना ये सब हम लोग की आवाज बंद करेंगे, क्योंकि अब तो फिर अश्वमेध का घोड़ा आखिरी खूंटे पे बांधना है, और उसी खूंटे के पास हम लोग खड़े हैं छेक के। तो फिर हम लोग को भगाएंगे तभी तो खूंटा खाली करवाएंगे। तो चलिए इजाजत दीजिए। ये ज्ञानेश कुमार, ये न्यायपालिका, सब नए। ये पुराना भारत हमारा पता नहीं कहाँ छूट गया, लोकतांत्रिक भारत वो पीछे छूट गया बेचारा। धन्यवाद हेमंत भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।